दोस्तों मेरा नमस्कार। आई निमेश टपरा वेलकम यू ऑल टू एसएफ क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस का रिलेशन वाला पार्ट। उसमें हमने देखा था कि किस किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो एक रिलेशन क्या करता है, तीनों प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम वही करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम उस पे चेक करेंगे कि वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे हम फिर और भी कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें दे रखा है एक सेट ऑफ z, ठीक है, सेट ऑफ z नहीं बोलते, सेट z दे रखा है हमें। अब z क्या सेट होता है आपको ये पता होना चाहिए। आपने 11th में सारे नोटेशंस वगैरह पढ़े होंगे कि n, कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं, W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, Z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, R से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, Q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आपका जो ये वाला चैप्टर्स है ना, ये ढंग से क्लियर हो पाएंगे। ऑलराइट, तो हमें दे रखा है कि एक सेट Z है और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है, R इज इक्वल्स टू x कॉमा y। x कॉमा y से क्या है, ये a कॉमा b दे रखा है इन्होंने। अब इनकी मर्जी होती है कि ये जैसा भी नोटेशन दे, a कॉमा b such that 2 divides a minus b। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे रखा है और हमें इसे प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएंगे। चेक करते हैं कैसे करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी नहीं, सारे एलिमेंट क्या है, अंडर रिलेशन आर एक ही अपने से ही क्या है, रिलेटेड हैं, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर हम देखें लेट A belongs to Z, then A minus A is equals to 0 है, and 2 divides 0। हमें ये पता है कि a माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। कोई भी इंटीजर है तो खुद से जब से माइनस करवाता है तो 0 आता है। फिर हमें ये भी पता है कि 2 क्या करेगा, 0 को डिवाइड करता है हमेशा, है ना, सारे ही नंबर 0 को डिवाइड करते हैं। तो ये जैसे ही हुआ हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज a माइनस ए 2 डिवाइड्स a माइनस ए, डिवाइड्स a माइनस ए। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने बोला कि a माइनस ए की वैल्यू तो 0 है और 2 0 को डिवाइड करता है। उससे हमें पता कि जो 2 है वो a माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। और इससे फर्दर हमें पता जाएगा therefore a comma a belongs to R for every a belongs to Z। क्योंकि देखो a क्या था, हमारा एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। आर्बिट्ररी का मतलब है कि कोई सा भी एलिमेंट था Z में, तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी को इसको प्रूव कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट ऑफ Z के लिए प्रूव हो जाएगी। तो हम बोलेंगे hence R is reflexive। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री। चलिए फिर सिमेट्री की तरफ चलते हैं। अब देखो सिमेट्री क्या कहता है, हमारा सिमेट्री कहता है कि अगर a कॉमा b कोई भी एलिमेंट है वो R को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि b कॉमा a भी R को बिलोंग करेगा, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम क्या करें
यहाँ पे बोले कि लेट a comma b belongs to R for every a comma b belongs to Z। ठीक है, हमने बोला कि चलो मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है a comma b R का, वो R को बिलोंग करता है, और a b क्या है, फॉर एवरी a b belongs to Z, Z को बिलोंग करते हैं। तो ये जैसे ही हुआ हम बोलेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, इससे हमें पता चलता है अगर a comma b R को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोलेंगे a माइनस 2 डिवाइड्स a माइनस b, है ना, ये हो जाएगा इससे। ठीक है, 2 a माइनस b को डिवाइड करेगा तो दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि a माइनस b शुड बी इक्वल टू 2m के इक्वल होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कि m एक कोई भी इंटीजर है, तो उसके साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, तो a माइनस b भी तो इवन इंटीजर ही होना चाहिए, तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। इवन के अलावा कोई और ऑड नंबर्स कभी 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए हमने मान लिया तो कि a माइनस b क्या है, 2m के इक्वल है। फिर जैसे ये हुआ हम अब बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, b यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m, ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे ये माइनस ऑफ 2m आया, मुझे बताइए कि चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, अगर वो इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब है दिस फर्दर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b माइनस a, और इससे हमें पता जाता है कि therefore b comma a belongs to R for every a comma b belongs to Z। ये भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर a comma b R को बिलोंग करता है, तो हमने एक मैथमेटिकल उससे हमने b comma a को भी R के उस पे बिलोंग करवा दिया है। और जैसे ये हुआ तो हम बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन R है वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस R is symmetric। चलिए फिर अब ऐसा करना, आप लोग इसको नोट कर लेना, फिर हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी को भी प्रूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रही है लिखने के लिए। तो चलिए अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांजिटिविटी, चलिए ट्रांजिटिविटी, तो अब ट्रांजिटिविटी कहता है कि अगर a कॉमा b कोई एलिमेंट R को बिलोंग करता है और b कॉमा c कोई एलिमेंट R को बिलोंग करता है, तो जो a कॉमा c होगा वो भी क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कहता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें, हम यहाँ पे बोलते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R for every a, b, c belongs to R। अब हमने मान लिया है कि कोई भी दो एलिमेंट a, b और b, c है जो R को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और क्या है, फॉर एवरी a, b, c belongs to R, नहीं सॉरी यहाँ पे z होना चाहिए, z। चलिए फिर अगर हमने ये मान लिया है तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज a2 डिवाइड्स a माइनस बी होना चाहिए, इसकी वजह से क्योंकि a कॉमा b अगर R को बिलोंग करेगा तो a कॉमा b क्या है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर इससे हमें पता लगेगा दिस इंप्लाइज a माइनस b शुड बी इक्वल टू 2m, कोई भी 2m के इक्वल होना चाहिए। आपको पता है क्यों होना चाहिए, क्योंकि इवन इंटीजर्स ही होंगे तभी तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और फर्दर इससे हमें पता लगता है कि दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b माइनस c, ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से। और दिस फर्दर इंप्लाइज कि b माइनस c भी क्या होगा, इक्वल टू होगा 2n, कोई भी इंटीजर है 2n इवन इंटीजर, उसके इक्वल होना चाहिए। तो ये जैसे ही हमने लिखा तो हम बोलेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे। हम बोलेंगे एडिंग 1 and 2 we get। तो जैसे ही हमें मिलेगा तो हमें क्या पता लगेगा कि जो a माइनस बी प्लस b माइनस सी है इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 2m प्लस 2n, ऐसा आने वाला है। देखो प्लस b माइनस b तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस सी, यहाँ पे 2 2 कॉमन ले सकते हैं,
तो देखो यहाँ से हमें देखो क्या सरप्राइजिंग चीज मिली है, वैसे खास सरप्राइजिंग नहीं है बट फिर भी, कि a माइनस सी भी किसके इक्वल है, कोई एक पर्टिकुलर इवन इंटीजर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रखा है, तो ये कोई भी इंटीजर हो, ऑड हो इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो इवन ही आना है। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि ये भी नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी, और जैसे ये हुआ therefore a comma c belongs to R for every a comma c belongs to z। ठीक है, ये हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि a comma b belongs to R है, b comma c belongs to R है, बट हमें ये नहीं पता था कि जो a comma c होगा वो भी R को ही बिलोंग करेगा। बट हमने उसको क्या कर दिया है, मैथमेटिकल प्रोसीजर से दिखा दिया कि जो a comma c है वो भी R को ही बिलोंग कर रहा है। हेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, hence R is also transitive also। Further we get that R is equivalence relation, ठीक है, ये आ गया। तो चलिए ये आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग चीज की बात करने वाले हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट का पता चलने वाला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या बोला था कि जो ये रिलेशन है ये किस सेट पर डिफाइंड है, ये डिफाइंड है हमारा इंटीजर्स के ऊपर, है ना, इंटीजर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो इंटीजर्स आपको पता होगा कि 2 टाइप के नंबर से मिलके बने होते हैं, एक तो होते हैं इवन और एक तो होते हैं ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवाइड करके लिख देता हूँ, ये हो गए इवन, ये हो गए ऑड। इनका ये मतलब ये जो ई है ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स और ये सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ पे कैसे नंबर्स आते हैं, यहाँ पे ऐसे नंबर्स आते हैं -4 -2 और यहाँ डॉट 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 कॉमा 0 2 4 डॉट 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 ऐसे करके नंबर्स आएंगे। यहाँ पे कैसे नंबर्स आते हैं, -3 -1 डॉट 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 कॉमा 0 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 1 3 डॉट 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 ऐसे नंबर्स आएंगे यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए कि इस रिलेशन के अंदर क्या इवन, कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर से रिलेटेड होगा क्या, मुझे बताइए। चलिए यहाँ पे 0 और 1 का ही एग्जांपल लेते हैं। 0 -1 या 1 -0 क्या आता है, या तो -1 आता है या +1 आता है। तो बताइए कि 1 या -1 दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होने वाला है। इसका मतलब 0 और 1 तो कतई रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे इस रिलेशन के अंदर। बाकी जितने भी नंबर देखेंगे 2 -3 -1 फिर भी नहीं होगा, 4 -1 3 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे ये दोनों जो सेट्स है ना वो बिल्कुल ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अंडर दिस रिलेशन, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे अब देखो, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हर एक वो है ना एलिमेंट है इस इवन सेट का, सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ही होंगे। दिख रहा होगा आपको, 0 -2 होता है जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 -0 2 होता है वो भी 2 से डिविजिबल है, 4 -2 भी 0 उससे डिविजिबल है 2 से, 4 -0 भी डिविजिबल होगा, 4 -2 6 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल होगा। आप कोई से भी इवन नंबर उठा लो, उनको आपस में आप आराम से रिलेट कर पाओगे इस रिलेशन के अंदर। सेम केस अगर यहाँ जाते हैं, चलो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये ना जो 1 -1 3 -3 है ना, ये आपस में रिलेटेड है हमारे इस रिलेशन के अंदर। जैसे यहाँ देखो 1 -1 तो +2 हो जाएगा और वो 2 से डिविजिबल होगा, -1 -1 तो दोबारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, 1 -3 -2 हो जाएगा, डिविजिबल है, 3 -1 वो भी डिविजिबल है, -3 -1 -4 वो भी डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी ऑड नंबर्स है ना सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ही हैं इस रिलेशन के अंदर। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं,
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ ई एंड ओ इज आर related to each other, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर आप समझ जाएंगे, अंडर आर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि हर एक एलिमेंट ई का और ओ का एक दूसरे से रिलेटेड है अपने ही अंदर। मैं इसको कैसे लिखूं, ये थोड़ा सा, वरना आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि ई के आपस में रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज, यहाँ पे एवरी भी नहीं लिखते, यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of E are related to each other and all the elements of O are related to each other under रिलेशन आर, ठीक है। मतलब कि सारे एलिमेंट्स ई के खुद एक दूसरे से रिलेटेड है और ओ के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है अंडर आर। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे तीसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि नो एलिमेंट ऑफ ई एंड ओ आर related अंडर आर, ठीक है। मतलब कि ई और ओ के कोई भी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है अंडर द रिलेशन आर, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, आपको ये भी दिखेगा कि थर्ड वाले में कि ई एंड ओ आर disjoint that is z is equals to e union o, ठीक है। हमें यहां से देखो क्या मिलता है कि जो ई ओ है वो डिसजॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी ई और ओ के अंदर कोई भी क्या है एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा क्या है, दैट इज लिखना चाहिए एंड, और हमें ये भी पता है कि जैसे ही मैं क्या करूंगा E यूनियन O करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाता है, Z खुद से मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे बताइए कि E के अंदर क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो से रिलेटेड होंगे क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होंगे। 2 - 0 is 2, -2 - 0 is -2, 4 - 0 is 4, ठीक है, 0 - 4 is -4। तो आपको दिखना होगा कि हर एक एलिमेंट ई का हर एक उससे रिलेटेड है, मतलब जीरो से रिलेटेड है सारे के सारे एलिमेंट। और ये कैसे वो बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे सर, ये एलिमेंट्स बनाएंगे ऐसे 0, +-4, 0, +-2, और उल्टा भी अदर वे अराउंड भी लिख सकते हो, 4 +-4, 0, +-2, 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे, आर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और सेम केस अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है क्या, 3 - 1 2 बिल्कुल आएगा इसके अंदर, -3 - 1 -4 बिल्कुल आएगा अंदर। तो हर एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 से रिलेटेड है, -1 भी 1 से रिलेटेड है, -1 इज इक्वल्स टू -2, 1 -1 तो वो भी 2 हो जाएगा, तो वो भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ ऐसे एक प्रकार के आएंगे, 1, -1,
1 कॉमा प्लस माइनस 3, 1 कॉमा प्लस माइनस 5, ऐसे करके एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आप ऐसा करना, इस चीज को नोट कर लेना पहले तो, उसके बाद फर्दर इसके आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब आपको जो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं कि जो ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं और फर्दर वो जीरो से सारे के सारे रिलेटेड हैं। फिर मैंने बोला कि एक ऑड सबसेट भी बन रहा है, वहां पे क्या है, सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, इवन वन से भी रिलेटेड है। बट ई और ओ के कोई भी एलिमेंट क्या है, आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब कि एक डिसजॉइंट सेट बन जाता है कि ई और ओ क्या है, डिसजॉइंट है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है एक तो। दूसरा क्या हो जाता है कि अगर मैं ई और ओ का यूनियन करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा जेड सेट मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, एक चीज की तरफ ले जाती हैं कि जो सबसेट, द सबसेट ई जो होगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, क्लास कंटेनिंग जीरो। ठीक है, कि ये इक्विवेलेंस, इसको जो हमारा सेट ई, सबसेट ई है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, क्योंकि ये जो हमने प्रॉपर्टी अभी जस्ट डिस्कस की है उन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, कंटेनिंग जीरो। और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे बड़े ब्रैकेट्स के अंदर जीरो से, क्योंकि क्या है, ये जीरो कंटेन करता है और ये इक्वल टू होता है 2r के। अब r क्या है, r को आपको क्या करना है, जितने भी हमारे इंटीजर्स है ना, सारी वैल्यूज पुट करना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हर एक एलिमेंट मिल जाएगा सबसेट ई का। ठीक है, 0 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा, 1 रखूंगा तो 2 मिल जाएगा, -1 रखूंगा तो -2 मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या करता है, ये जो हमारा डिनोटेशन है ना, क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ई क्या करता है, जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे द सबसेट ओ, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, क्लास कंटेनिंग 1, मैं ऐसा लिख देता हूं 1। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, और इसको डिनोट करते हैं 1 से, और ये इक्वल टू होता है 2r + 1 के। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं r की वैल्यू कुछ भी रखूंगा ना, तो सारे एलिमेंट जितने भी ऑड ओ वाले सबसेट में आ रहे हैं ना, सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिलते दिख जाएंगे कि सारे सारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों समझ में आ गया कि क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास बनने के लिए, अगर एक पर्टिकुलर सेट x है, ठीक है, सेट x है, इसके अगर दो सबसेट्स ऐसे बनते हैं कि एक बन गया a1, एक बन गया a2। ठीक है, क्या क्या ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि जो a1 इंटरसेक्शन a2 है ना, वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कि उसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। फिर a1 यूनियन a2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारा x सबसेट ही देना चाहिए कि इस पूरा जनरेट कर दे x को है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि नो एलिमेंट ऑफ a1 should be related to any element of a2। ठीक है, any element of a2, साथ ही साथ every element of a1 should be related to each other under that particular relation, and every element of a2 should be related to each other। वही सेम केस। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट, दो सबसेट्स ऑफ x, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, n सबसेट्स ऑफ वो हो सकते हैं a1 a2 a3 a4 a5 a6 an। ठीक है, तो सबका क्या होगा, इंटरसेक्शन अगर 5 है, साथ ही साथ a1 यूनियन a2 क्या है, x है, और
A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 A5 A6 जितने भी हैं सबका यूनियन अगर मिला के क्या हो जाता है x बन जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होगा कि नो एलिमेंट ऑफ A1 शुड बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A2, मतलब कि अगर मान लो n सबसेट्स भी हैं A1 A2 A3 A4 A5 6 A6 डॉट an, सारे जो होने चाहिए उनके कोई भी एलिमेंट्स ना एक दूसरे के सबसेट के साथ रिलेटेड नहीं होने चाहिए। A1 का A2 के साथ नहीं, A2 का A3 के साथ नहीं, A3 का A1 के साथ नहीं, सब अलग अलग होने चाहिए। फिर उसके बाद एवरी एलिमेंट ऑफ A1 शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि जितने भी हमारे पास सबसेट आ रहे हैं ना x के, सब क्या होने चाहिए एक दूसरे के नहीं सॉरी A1 का जो एलिमेंट्स हैं सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए, अपने अंदर सिमटे हुए होने चाहिए। A2 के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ही साथ वो होने चाहिए और A3 के अपने ही साथ होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स ऐसे ही अगर हों हर सबसेट के, तो फिर क्या बोलेंगे जो A1 A2 A3 है ना, A2 A3 डॉट डॉट जितने भी ये इन सबको बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्लास ऑफ एक्स, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स अंडर दैट रिलेशन, जो पर्टिकुलर रिलेशन जिसको हमने डिफाइन किया है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, बट आप इस वीडियो को बार बार देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल और ऐसे ले आऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट A इज इक्वल्स टू ABCD, ठीक है, ये सेट लिखा। अब मैं आपको एक जो चीज समझाने जा रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी सेट को देखने के लिए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सेट को नहीं सॉरी किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक रिलेशन R1 अगर देखूंगा A कॉमा A B कॉमा B D कॉमा D, ये एक रिलेशन है। तो मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्या नहीं, ठीक है। तो जरा वीडियो पॉज किए सोचिए, नहीं आता तो मैं बताऊंगा अभी। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्योंकि इसमें क्या है सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं खुद से रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अंदर, तभी वो इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A कॉमा A B कॉमा B D कॉमा D तो है, पर C कॉमा C कहाँ है ना। तो इस C कॉमा C के मिसिंग होने से क्या होगा, दिस विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव as C comma C is missing, does not belong to लिखा है ना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होने से होते होते रह जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और रिलेशन अगर मैं बताऊं, यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू, और अब सिमेट्री की बात करते हैं, A कॉमा B B कॉमा A D कॉमा A कॉमा D, तो क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो थोड़ा सोचो और फिर मुझे बताओ कि ऐसा है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे A कॉमा B B कॉमा A D कॉमा A कॉमा D बिलोंग कर रहा है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें तो B कॉमा C कॉमा B A कॉमा C कॉमा A C कॉमा D कॉमा C तो मिला ही नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक होना चाहिए? तो बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अभी मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताई कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए अंडर द रिलेशन, देन ओनली इट विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए ही वो है एलिजिबल है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिलेशन के अंदर R2 के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका सिमेट्रिक काउंटर पार्ट एग्जिस्ट करता है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा, इररिस्पेक्टिव की बाकी जो एलिमेंट्स के रिलेशंस हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करें या ना करें। जैसे
ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, डी कॉमा ए है तो ए कॉमा डी होना चाहिए। अब बाकी जो नहीं आया सी कॉमा डी, डी कॉमा सी, वो नहीं आया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सिमेट्रिसिटी की जो सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे जो R2 होता है वो जो हो जाता है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है, R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये जो मैं आपको शब्दों में अपने शब्दों में जो बोल रहा हूँ ना, तो उसको आप नोट भी करते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इक्विवेलेंस रिलेशन का वो करने आएगा ना, प्रूफ करने के लिए आएगा कि इसको प्रूफ करो इक्विवेलेंस रिलेशन है और बताओ कि क्यों नहीं है, तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में वो हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए देख रहा है, सिमेट्री में सिर्फ यही देख रहा है कि R2 में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके सिमेट्रिक काउंटरपार्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं, R3 एक रिलेशन बनाता हूं इस पे, A, B, B, C, A, C, फिर एक आया A, D। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा बैठेंगे सोचेंगे, आपको दिखेगा कि A, B, B, C और A, C तो है, ठीक है, ये पूरा ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे A, D तो है, पर उसके बाद D, समथिंग नहीं है, फिर A, दैट समथिंग भी नहीं है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे होता D, B नहीं, D, B नहीं, यहाँ पे अगर लेते हैं हम D, A ले लेते हैं दोबारा, तो यहाँ पे क्या है, अगर A, B आ जाता, तो देखिए यहाँ पे A, D, D, A, मतलब A से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्री हमारा, सॉरी, ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे मैंने तो ये सब दिया ही नहीं है, ये दो जो एलिमेंट्स चाहिए थे वो दिए ही नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है? तो बताइए होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव होने वाला है। देखिए क्या होता है, ट्रांजिटिविटी को देखने के क्या करते हैं हम लोग, अगर A, B बिलोंग करता है, ठीक है, A और B हमारा कोई एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर, और B भी क्या है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का फर्स्ट वो है, कार्टेशियन उसमें फॉर्म में पहला एलिमेंट है, यहाँ पे देखो A, B है, तो यहाँ पे B क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो तब क्या होता है कि फिर जो B के बाद वाला एलिमेंट है ना, वो A से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, A, D तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर आपको दिख रहा होगा किसी भी एक एलिमेंट में D किसी का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, दिख रहा है, D किसी का फर्स्ट वो दिख रहा है नहीं है, तो क्या होता है, हम इसको बोल देते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि अगर D किसी भी उसका फर्स्ट एलिमेंट होता, तो हो सकता है कि A और उसका जो सेकंड एलिमेंट होता वो रिलेटेड होते, बट जो चीज यहाँ पे है ही नहीं, मतलब जो सेकंड स्टेप है D, समथिंग आया ही नहीं, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? अगर मान लीजिए यहाँ पे D, A आ जाता, ठीक है, और A, A नहीं है, तब तो बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट क्या है, यहाँ पे अभी A, D तो है, पर जो ये D जिसका फर्स्ट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट D यहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने अभी सिर्फ लिख के दिखा दिया आपको, तो क्या होगा, इसको फिर भी हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, चाहे D, A एग्जिस्ट ना करता हो, फर्दर उसके बाद A, A भी एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे हो जाती है कि जब तक आपका ट्रांजिटिविटी में फर्स्ट स्टेप के अलावा सेकंड स्टेप नहीं मिल रहा है, तो उसको आप ट्रांजिटिव बोलेंगे ही बोलेंगे। पर मान लीजिए कि A, D के बाद D, A मिला, और फिर उसके बाद A, A ना मिले, ठीक है, जैसे ऐसा होता है A, D है, D, A है, बट A, A एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर A, A भी नहीं है और D, A भी नहीं है, सिर्फ A, D है, मतलब ये D जो है किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो ये फिर भी क्या होगा, ट्रांजिटिव बोला जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया होगा ये चीज। मैं एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं A हूँ, अनिमेश, ठीक है, और मेरा भाई है रजत, ठीक है, ब्रदर्स,
ठीक है, तो ये है। अब अगर मान लीजिए कि मेरा भाई भी किसी और का भाई होता, ठीक है, एन कोई वो है तो ये भी भाई है, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे ए और एन भाई नहीं हुए, ठीक है, तो ये क्या होगा, तब ट्रांजिटिव नहीं बोला जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है कि ए आर का भाई है और आर एन का भाई है, तो हमेशा जो वो होता है वो भाई होते ही होते हैं, ए और एन भाई होंगे ही होंगे, ऐसा होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हो रखा है कि ये जो तीसरी कड़ी है ना, आर के बाद जो थर्ड उसमें जाना है, वैसे तो आर के बाद देखो, यहाँ पे ए बी से तो रिलेटेड है, ए आर से तो रिलेटेड है, पर आर किसी और से रिलेटेड है ही नहीं। अब आर जब किसी और से रिलेटेड नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आगे तो उसने बढ़ने ही नहीं दिया। अगर बढ़ने दिया होता तो हो सकता है कि वो क्या हो जाता, ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता था, है ना, वो तब ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता था। पर जब यहाँ से आगे ही नहीं गए तो फिर हम इसके बारे में कोई एजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, हो सकता है वो हो, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है इसको समझाने के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं दोबारा ये चीज समझा दूंगा। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग रिलेशंस आपको दे रखे हैं और देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो पहला रिलेशन देख लेते हैं, आर, हमारा आर एक रिलेशन, पहले तो सेट दिखाता हूँ। सेट ए हमारा कैसा है, 1, 2, 3, डैश 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 डैश, 13, 14, ऐसे हमारा 14 तक लगातार गिनती चल रही है। आर हमारा रिलेशन कैसा है, x, y such that 3x minus y is equals to 0, ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने वाला है या नहीं। तो देख लेते हैं, पहले हम इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बना देंगे, क्योंकि ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो r इज इक्वल्स टू, अगर रोस्टर फॉर्म बनाए इसकी तो कैसा होगा, x की जगह पे मैं पहले 1 रखूंगा तो 3 into 1 3 हो जाएगा, तो 3 minus y is equals to 0, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 1, 3 यहाँ पे एक एलिमेंट बन जाएगा। फिर देखो 2 रखूंगा तो 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2, 6। फिर 3 रखूंगा 3 3 9, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 3, 9। फिर 4 रखूंगा तो क्या आएगी, 12 आ जाएगा, आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना। और आगे अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 3 15 आएगा, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ऐसे हम रिलेशन नहीं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स नहीं रख सकते यहाँ पे जिसका क्या हो, कोई भी एक एलिमेंट ए को वो ना करता हो, बिलोंग करता हो, ठीक है, ना बिलोंग करता हो मतलब, तो इसीलिए यहाँ पे ही इसका क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी रिलेशन को प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हमें क्या करना होता है कि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिविटी की वो फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए पूरा रिलेशन जो आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव होगा। बट आपको किसी भी चीज को डिस्प्रूव करना है ना, कि मतलब ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लो और उसको दिखा दो और हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि सिंस 1, 1 does not belongs to R, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, A का एलिमेंट है, एंड 1 belongs to A, this therefore R is not reflexive, ठीक है, ये हो जाएगा R is not reflexive। उसके बाद देखिए, अगर इसकी सिमेट्री देखें, सिमेट्री देखने में क्या करेंगे, सिंस पहला ही एलिमेंट से सब कुछ कर दो, 1, 3 belongs to R, belongs to R, but 3, 1 does not belong to R, ठीक है, कि 1, 3 तो R को बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिमेट्री यही तो कहती है कि अगर 1, 3 बिलोंग करता है तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसी की वजह से क्या होगा, therefore R is not symmetric,
ये हुआ। उसके बाद हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, अगर 1,3 आर को बिलोंग करता है तो 3, और कोई 3, समथिंग बिलोंग करता है, जैसे यहाँ पे देखो 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, 3,9 आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 1,9 भी आर को बिलोंग करना चाहिए था, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव भी नहीं रह पाएगा। तो सिंस 1,3 belongs to R, 3,9 belongs to R, but 1,9 does not belong to R. Therefore, R is not transitive. चलिए फिर ये भी हो गया, पहला पार्ट आप ये नोट कर सकते हैं। फिर आगे की मैं देखता हूँ कि इन चारों में से कौन सा थोड़ा डिफिकल्ट है, वही वाला मैं यहाँ कराऊंगा। बाकी सारे आपका होमवर्क है, आप खुद से करना कि बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो वो मैं करवा दूंगा। चलो एक रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट देख रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन का, कि सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये सेट है। रिलेशन आर क्या बोल रहा है कि x, y such that y is divisible by x। ठीक है, कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, x, y ऐसे एलिमेंट्स होनी चाहिए जिसमें जो y है ना वो x से क्या है, डिविजिबल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं कितने ऐसे एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो 1 से सारे एलिमेंट्स डिविजिबल है क्या, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि x जो 1 है वो सबको डिवाइड करता है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर देखो 2 से कौन कौन डिविजिबल है, तो मुझे दिख रहा है 2 से 4 और 2 से 6 डिविजिबल है। 2, 4 और 2, 6 ये भी आएंगे अंदर। फिर देखें नेक्स्ट, अगर 3 को चेक करें तो 3 किसको डिवाइड करता है, तो 3 डिवाइड करता है हमारा 6 को, उसके अलावा मुझे नहीं लगता वो किसी और को यहाँ पे डिवाइड करता है। फिर 4 की बात करें तो 4 किसी को भी यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 की बात करें वो भी अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और चीज आएगी, जो नंबर्स हैं 2, 2, 3, 3 और 4, 4, 5, 5 और 6, 6 भी आएंगे, क्योंकि देखो क्या होता है हर एक नंबर खुद को डिवाइड करता है, इसीलिए सारे आ जाएंगे। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई आएगा। एक और बार चेक कर लेते हैं, 1, 1, 1, 2 मतलब 1 सबको डिवाइड करता है, इसीलिए सारे आ गए। फिर 2 4 को ही डिवाइड करता है और 2 खुद को डिवाइड करता है, तो 2, 2, 2, 4 और 2, 6 आ गए। फिर 3, 3 खुद को डिवाइड करता है तो वो भी आ गया। 3, 6 6 को डिवाइड करता है वो भी आ गया। 4 अब किसी को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ अपने को, 5 भी अपने को, 6 को भी अपने को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर बन चुका है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो आपको दिखेगा कि ये रिलेशन बहुत आराम से रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है, खुद से रिलेटेड है इसके अंदर। तो therefore this, since every element of A is related to itself and R, therefore R is reflexive। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं आर के अलावा, अब नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री में देखें अगर, तो अगर 1, 2 उसको बिलोंग कर रहा है, 2, 1 बिलोंग कर रहा है क्या, बस बात यही पे खत्म हो गई। एक एलिमेंट ही शो करना होता है जो आपको बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंस 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belong to R, therefore R, ठीक है, R is not symmetric।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का जो सिमेट्री है एग्जिस्ट कर रही है आर के अंदर, मान लो एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाता है जिसकी सिमेट्री नहीं है तो उसको हम सिमेट्रिक नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर आगे देखते हैं ट्रांजिटिविटी। तो एक किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो, तो 1,2 2, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है कि 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2,4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1,4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 3,6 बिलोंग कर रहा है, 6, वो भी तो ठीक है, ये भी हो गया। और कोई है नंबर यहाँ पे 1,5 5,5, ठीक है, 1,4 4,4, तो उसके आगे वो 1,4 तो खुद ही आ जाता है, ठीक है। ये 1,4 आ गया, 4,4 आ गया, तो 1,4 भी आ गया, 1 4 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि है ही है। उसके बाद आगे देखते हैं और कोई ऐसा नंबर दिखे आपको कि 2,4 4,4 नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये सारे कि जितने भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एलिमेंट सारे ना क्या है, ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो कर रहे हैं। एक एक करके मैं सबका दिखाता हूँ। देखो 1,1 बिलोंग करता है, तो 1,2 भी बिलोंग करता है, तो 1,2 भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे को 1,1 1,2, तो 1,2 तो है ही है, ये चीज हो गई। फिर देखिए अगर 1,2 बिलोंग करता है तो 2,4 बिलोंग करता है, तो 1,4 भी बिलोंग करता है, ठीक है। 1,2 2,6, तो 1,6 भी बिलोंग करता है, ठीक है, ये आ गया। फिर आगे देखिए कि कहाँ पे आएगा 1,3 3,6, तो 1,6 भी आ गया। देखो 1,3 3,6, तो 1,6 भी आ गया। फिर और कहीं 3 बिलोंग करता है, 1,3 3,3, तो 1,3 है ही है। 1,4 4,4, तो 1,4 भी है। 1,5 5,5 5,5 1,5 भी है। 1,6 6,6, तो 1,6 भी है। तो सारे एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए क्या बोल देंगे हमसे, सिंस every element of R follows transitivity, therefore the relation R is transitive। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आया है कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव आया है, ट्रांजिटिव आया है, बट क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आप भी क्या कर सकते हैं, ये दोबारा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं कि क्योंकि जो हमारा वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने समझा दिया था इस वीडियो में। बाकी जो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब रिलेशंस में क्या है, बाकी ऐसी कोई चीज़ अब नहीं बची है। हो सकता है एक दो चीज़ें हैं, थ्योरम्स वगैरह हैं। चलिए थ्योरम्स में आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वगैरह वगैरह। वो मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी रिलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं सारे करेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, फुद्दू क्वेश्चंस हैं, वो मैं छोड़ूंगा ताकि वो आप घर पे कर लें, ठीक है। उसको उनको यहाँ पे करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उनमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए मेहनत करते रहिए।